इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम शीत युद्ध से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से देखें। शीत युद्ध का सबसे पहले लेंगे आशय या अर्थ कि शीत युद्ध क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की समय में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण संबंध थे उनको व्यक्त करने के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही अमेरिका और सोवियत संघ में अत्यधिक तनावपूर्ण संबंध रहे, शत्रुतापूर्ण संबंध रहे। ये ऐसे संबंध थे जिनमें एक्चुअली युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां विद्यमान थी। ऐसा लगता था कि कभी भी इनमें युद्ध हो सकता है, तो इसी परिस्थिति को शीत युद्ध कहा गया है। इसमें क्या था? इसमें थी वैचारिक घृणा, यानी एक दूसरे की जो विचारधाराएं थी उनके प्रति घृणा फैलाई जाती थी। राजनीतिक अविश्वास था। कूटनीतिक जोड़ तोड़ थी। कूटनीतिक जोड़ तोड़ का अर्थ है कि प्रत्येक देश दूसरे देश को अलग थलग करने का पूरा प्रयास करता था। सैन्य प्रतिस्पर्धा थी। सैनिक दृष्टि से दोनों अपने आप को मजबूत बनाना चाहते थे। एक दूसरे की जासूसी एक बड़ा हथियार था इस दौर में। मनोवैज्ञानिक युद्ध था ये, यानी युद्ध तो था नहीं लेकिन युद्ध का वातावरण बन गया था और आपस में बहुत ही कटुतापूर्ण और शत्रुतापूर्ण संबंध थे। आगे देखिए, इसमें खास बात कि इसमें युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियां विद्यमान थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति की दृष्टि से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों की दृष्टि से विचार और कार्य किया जाता था। कोई भी मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस दौर में इमर्ज होता तो दोनों पक्ष उसमें ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इनके स्वार्थ कैसे जो है सिद्ध हो सकते हैं। विश्व शांति का तो इसमें कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था। इसमें शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों द्वारा एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर कमजोर करने का प्रयास किया जाता था। शस्त्र युद्ध नहीं था, बाकी सब प्रकार के युद्ध थे इस फेज में। तो यह मानव के मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था, यानी इसका जो ग्राउंड था वो मानव का मस्तिष्क था, न कि वास्तव में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोनों पक्षों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों में तनाव था। वस्तुतः वास्तविक युद्ध के दुष्परिणामों से बचते हुए उससे होने वाले समस्त लाभों को प्राप्त करने का ये एक नवीन तरीका था। यानी वास्तव में युद्ध होने पर जन धन की अपार हानि होती है, तो जन धन की अपार हानि न हो लेकिन लाभ ठीक वैसे ही मिले जैसे युद्ध जीतने पे मिलते हैं, तो इसी का एक ये प्रयास था। ये वाक युद्ध था, यानी प्रचार का युद्ध था, प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुटों की जनता को प्रभावित किया जाता था। यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष की जनता को डीमोटिवेट करने का प्रयास करता था, उसका मनोबल कमज़ोर किया जाता था, जबकि अपनी श्रेष्ठता और शक्ति का तार्किक दावा किया जाता था। हर पक्ष ये जताता था कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हम ज़्यादा सही हैं, और इस प्रकार से जो दूसरा पक्ष था उसकी जो आम जनता थी उसका मनोबल टूट जाता था। ये एक कूटनीतिक युद्ध भी था। कूटनीतिक युद्ध का अर्थ है कि शत्रु को अकेला करना और अपने मित्र बढ़ाना, यानी शत्रु के जो मित्र हैं उनको तोड़ के उससे अलग कर देना और दूसरी तरफ अपने जो है मित्र देश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। तो इस प्रकार से ये शीत युद्ध का न केवल आशय आपके समक्ष आया बल्कि साथ ही साथ इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं इन पॉइंट्स के माध्यम से।
अब एक प्रश्न ये भी आता है कि शीत युद्ध के साधन कौन से थे, यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष के विरुद्ध शीत युद्ध जो लड़ रहा था वो किन तरीकों से, किन साधनों के उपयोग से लड़ रहा था। तो सबसे प्रमुख जो साधन था वो था दुष्प्रचार। प्रचार न लिख के आप दुष्प्रचार कहें इसको, यानी एक पक्ष, एक जो है गुट दूसरे गुट के प्रति भ्रामक और दुष्प्रचार करता था। दूसरा था अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ा के दिखाना ताकि दूसरे पक्ष का मनोबल टूट जाए। कमज़ोर देशों को आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता देना, ये भी एक महत्वपूर्ण था। जो कमज़ोर देश थे, तीसरी दुनिया के देश जो कुछ आज़ाद हो रहे थे, कुछ आज़ाद होने वाले थे और कुछ आज़ाद हो चुके थे, उन देशों को जो है सैन्य और आर्थिक सहायता, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी, औपनिवेशिक शासन से वो आज़ाद हो ही रहे थे या हुए ही थे, तो उनको ऐसी सहायता देना और फिर उनको अपनी तरफ मिला लेना। जासूसी, एक गुट एक पक्ष दूसरे पक्ष की ज़्यादा से ज़्यादा जासूसी करता था। कूटनीति, जैसा अभी बताया, कूटनीति का अर्थ है कि दूसरे को अकेला कर देना और अपने मित्र बढ़ाना। सैनिक संधियाँ, ये जो है आपके जो देश हैं, गुट हैं, वो आपस में सैन्य संधियाँ करते थे कि मिलकर जो है शत्रु का मुकाबला करेंगे। कुछ ऐसे ही प्रादेशिक संगठनों की स्थापना भी हुई, जैसे नेटो और वार्सा पैक्ट हम देखेंगे। वार्सा पैक्ट और नेटो ये इसी प्रकार के संगठन थे जो सैन्य संगठन थे, यानी मिल के लड़ना, मिल के शत्रु का मुकाबला करना। और सैन्य हस्तक्षेप, जो तीसरी दुनिया के जो देश थे, जो तटस्थ देश थे, उनमें अपना सेनाएं भेजना, अपने जो है युद्धपोत भेजना, ये एक महत्वपूर्ण इसमें उपाय या साधन था। तो इस प्रकार से बहुत से साधन या तरीकों से यह युद्ध लड़ा जा रहा था। अब देखते हैं हम शीत युद्ध के कारण क्या थे, क्यों शीत युद्ध हुआ। तो उसके कारणों को हम 3 वर्गों में बांटेंगे। पहला है शक्ति संघर्ष, ये 3 पॉइंट याद रखें। दूसरा है वैचारिक संघर्ष और तीसरा है कुछ व्यावहारिक कारण। तो शक्ति संघर्ष की बात करें हम, तो देखें दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 ही शक्तिशाली राष्ट्र थे। 2 राष्ट्र कौन से थे? दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद 2 ही राष्ट्र बहुत शक्तिशाली बचे थे, वो थे अमेरिका और सोवियत संघ। प्रत्येक राष्ट्र युद्ध में प्राप्त हुए लाभों को बनाए रखना चाहता था। दूसरे विश्व युद्ध में जो उसको एडवांटेज मिले उसको वो विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी कायम रखना चाहता था और अपनी स्थिति और प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था। अतः इनमें संघर्ष होना स्वाभाविक है। जब 2 पक्ष हैं और हर पक्ष अपने आप को मजबूत रखना चाहता है, जो उसको बेनिफिट मिले उनको वो छोड़ना नहीं चाहता बल्कि उनको बढ़ाना चाहता है, तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक था। दूसरा है वैचारिक संघर्ष। विचारधारा का बड़ा अंतर था दोनों गुटों में। सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी, जबकि अमेरिका और उसके जो साथी थे पश्चिमी यूरोप के देश, उनकी जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद थी। तो सोवियत संघ का साम्यवाद पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद की स्थापना करना चाहता था, जबकि पश्चिमी देश साम्यवाद को क्या मानते थे? पश्चिमी देश जर्मनी का जो नाजीवाद था हिटलर का, उससे भी ज़्यादा खतरनाक मानते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि जो है इसको सोवियत संघ को किसी भी प्रकार से, सोवियत संघ की जो ये साम्यवादी विचारधारा है, इसको फैलने नहीं दिया जाए, इसको डिमोलिश किया जाए। चलिए, तो 2 कारण हो गए, वैचारिक कारण और शक्ति संबंधी कारण। तीसरा जो है, इसमें बहुत से कारण हम देखेंगे, कुछ व्यावहारिक कारण दोनों देशों के मध्य में जो थे उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध हिटलर को समर्थन व प्रेरित करना। ये एक बड़ी बात थी कि जब हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने सोवियत संघ के ऊपर दबाव बढ़ा दिया, तो सोवियत संघ ने उस समय मित्र राष्ट्रों से कहा था कि आप जो है एक अलग मोर्चा हिटलर के खिलाफ खोल दीजिए, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो चाहते थे एक्चुअली कि सोवियत संघ का जो है पतन हो जाए, समाप्त हो जाए सोवियत संघ, इसलिए वो हिटलर को समर्थन कर रहे थे।
फिर अगला पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा बहुत से समझौते हुए थे विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी, तो उनका उल्लंघन करना। आप इनका केवल नाम याद रखें क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने से ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। किसी अन्य वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक याल्टा समझौता था, उसकी इसने अवहेलना की सोवियत संघ ने। बाल्कन समझौते का उसने अतिक्रमण किया, यानी उसकी भी अवहेलना की। ईरान में सेना उसने तैनात कर दी थी सोवियत संघ की, और बार बार कहने पर भी सेना नहीं हटा रहा था। यूनान के जो आंतरिक मामले थे उसमें हस्तक्षेप कर रहा था। टर्की पर भी दबाव बना रहा था। बर्लिन जो शहर है जर्मनी का, वहाँ की इसने नाकाबंदी की, और अमेरिका की नीतियों का विरोध प्रचार करना। तो ये कुछ कारण थे जो सोवियत संघ की तरफ से थे उत्तरदायी इस शीत युद्ध के लिए। अमेरिका भी पीछे नहीं था, अमेरिका की तरफ से भी कुछ कार्य किए गए जो शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार बने। एक लैंड लीज सहायता, लैंड लीज एक्ट अमेरिका द्वारा पारित किया गया था, उसके तहत सोवियत संघ को कुछ आर्थिक सहायता मिलती थी, वो भी कम थी पर उसको भी इसने बंद कर दिया। और सोवियत संघ की जो नीतियाँ थी उसके विरोध में ये प्रचार प्रसार अमेरिका कर ही रहा था। एक था परमाणु बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया, और चूंकि मित्र राष्ट्र में था सोवियत संघ, लेकिन अमेरिका ने इसकी जानकारी सोवियत संघ को नहीं दी, ब्रिटेन को दी। तो ये उसको अच्छा नहीं लगा सोवियत संघ को कि अमेरिका जो है परमाणु बम का आविष्कार कर रहा है लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं देता है। सोवियत संघ ने भी कोई कम कसर नहीं रखी। यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद थी उसमें ये अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जितने भी प्रस्ताव आते थे उन पर वीटो लगा देता था, और वीटो का इसने जमकर दुरुपयोग किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये कुछ जो है व्यवहारिक कारण है जिनके कारण दोनों देशों में शीत युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अगला पॉइंट लेते हैं कि शीत युद्ध का विस्तार या चरण, यानी शीत युद्ध कहाँ से कहाँ तक चला। तो शीत युद्ध का विस्तार या चरण देखना है तो 1946 से ये स्टार्ट होता है, पहले तो आप ध्यान रखें, और इसका लास्ट आता है सोवियत संघ के अवसान या विघटन के समय, यानी 1991 में। तो 1946 से 1991 के दौरान शीत युद्ध के दौरान बहुत सी परिस्थितियां बनी। कभी शीत युद्ध में शिथिलता आई तो कभी शीत युद्ध काफ़ी उग्र हो गया। तो इन्हीं को जो है हम ये 5 पॉइंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। इनको जल्दी से देख लें कि परंपरागत शीत युद्ध जो 46 से 55 तक का फेज है उसको कहा गया। इसमें दोनों महाशक्तियां कगारवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। कगारवाद का अर्थ है कि शत्रु राष्ट्र को इतना धकेल देना, इतना मजबूर कर देना कि वो शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाए, वरना उसको कहा जाता है कि शर्तें मान ले वरना युद्ध है तुम्हारे लिए। तो अपनी बात या शर्त मनवाने के लिए अंतिम सीमा तक दबाव बनाना और युद्ध के लिए भी तैयार रहना, दोनों चीज़ें कि उसको पूरा डराया धमकाया इस सीमा तक उसको धकेल दिया जाता है कि वो शर्तें मान ही ले, अन्यथा फिर उसको कहा जाता है कि या तो शर्तें मान ले या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। चलिए, फिर यह 55-56 से 62 तक का जो फेज़ है, इस काल में कुछ तनाव में कमी आई, इसलिए इसको अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था कहा जाता है। थोड़ा सा तनाव कम हुआ। फिर आता है देदांत या तनाव क्षेत्र, इसमें तनाव काफ़ी कम हुआ। तो ये 63 से, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखें। 63 से 79 तक का जो फेज है, इस काल में दोनों के मध्य प्रतिद्वंद्विता तो हालांकि बनी रही, लेकिन तनाव में काफ़ी कमी आई, तनाव काफ़ी कम हो गया। इस दौरान बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई, जैसे आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि हुई, परमाणु अप्रसार संधि NPT हुई, मास्को बॉन समझौता हुआ और यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनमें रूस और अमेरिका ने भाग लिया, और ये तनाव को कम करने वाली चीज़ें थी, इसलिए कहा गया कि इसको देदांत या तनाव शिथिल्य कहा गया है, यानी तनाव काफ़ी कम हो गया। लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं रहा, और 79 में नवीन शीत युद्ध या नव शीत युद्ध वापस प्रारंभ हो गया। और इसका जो बड़ा कारण था 79 में
अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा अपनी सेनाएं भेजना। तो इस कारण से ये स्टार्ट हुआ 79 में और 89 तक चला। तो इस दौरान एक बड़ी ये भी पूछा गया प्रश्न है कि नव शीत युद्ध की क्या विशेषताएं हैं। तो नव शीत युद्ध की एक बड़ी विशेषता यह है कि विकासशील जो देश थे वहाँ जो है ये युद्ध की परिस्थितियाँ बन रही थी। तो युद्ध का जो क्षेत्र है वो बन गए विकासशील देश, जैसे अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं भेजी और अमेरिका ने उसका पुरजोर विरोध किया। और अमेरिका ने जो है इसी दौरान अफ़गानिस्तान में तालिबान को मदद की और तालिबान जैसा एक आतंकी संगठन पैदा हो गया। ये एक बड़ी विशेषता थी। इसके अलावा एक स्टार वार इस दौर की बड़ी एक विशेषता है। स्टार वार का अर्थ है अंतरिक्ष में मिसाइलों की तैनाती, यानी दोनों ही पक्षों ने अंतरिक्ष में मिसाइलें तैनात की। लास्ट फेज है शीत युद्ध का अवसान या समाप्ति। 89 से 91 तक का ये जो फेज है 2-3 सालों का, इस दौरान क्या होता है, स्टार वार एक बड़ी जो है सोवियत संघ के लिए बड़ी मुसीबत बन के आया, क्योंकि स्टार वार के कारण सोवियत संघ की जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी कमज़ोर पड़ गई। इसलिए वहाँ पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ये दो भी है, ये कुल मिला के कहूँगा इनको उदारीकरण है। ये उदारीकरण जो 1991 में भारत में शुरू हुआ वैसा है, यानी नियमों में छूट, नियमों में ढील, अधिकाधिक उद्योग लगाना, विदेशियों को निवेश के लिए आमंत्रित करना, इस तरह की नीतियाँ वहाँ शुरू की गई। और 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ जो है विभिन्न छोटे छोटे देशों में विभक्त हो गया और सोवियत संघ की पूरी शक्ति कमज़ोर हो गई। और इसके बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति जो बची वो अमेरिका थी, और इसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध जो 1946 से 1991 तक चला, इसके क्या प्रभाव रहे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण संबंध बनाने के अतिरिक्त यह तो थे ही, साथ ही साथ विश्व राजनीति पर इसके क्या प्रभाव रहे, तो वो हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। विश्व राजनीति पर इसके अनेक प्रभाव हुए। एक तो था विश्व 2 गुटों में विभक्त हो गया। निश्चित रूप से एक अमेरिका के पक्ष में थे और एक सोवियत संघ के पक्ष में। अब प्रत्येक समस्या को गुट के स्वार्थ की दृष्टि से देखा जाता था, यानी समस्या का समाधान विश्व शांति की दृष्टि से न करके ये देखा जाता कि उनका जो गुट है, चाहे यूएसए का गुट हो या यूएसएसआर का गुट हो, उसको उसकी जो स्वार्थ है, उनके जो इंटरेस्ट है, उनको फुलफिल करता है कि नहीं करता है। जैसे विश्व का विभाजन हुआ वैसे ही यूरोप का भी विभाजन हो गया। यूरोप में भी 2 पक्ष बन गए, अमेरिका समर्थक और सोवियत संघ समर्थक। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो थे उनमें जो चीज़ें देखने को मिलती है इस दौरान, वो था आतंक, डर, भय, अविश्वास और प्रतिस्पर्धा। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कॉमन फैक्टर बन गए। आणविक शस्त्र यानी परमाणु बमों की होड़ लग गई और परमाणु युद्ध की संभावनाओं में वृद्धि हो गई। देखा होगा आपने कि अमेरिका द्वारा करने के बाद सोवियत संघ ने भी किया, चीन और फ्रांस जैसे देशों ने भी, भारत ने भी बल्कि परमाणु शस्त्र बनाए। नाटो और वार्सा पैक्ट, ये 2 संगठन थे। नाटो अमेरिका समर्थित था, वार्सा पैक्ट यूएसएसआर समर्थित था। जैसे सैन्य संगठनों को बढ़ावा मिला और जब ये सैन्य संगठन बढ़ते हैं इस तरह के, तो आप मान के चलिए निरस्त्रीकरण यानी विश्व में हथियार कम करने की जो प्रक्रिया होती है कि हथियारों को कम किया जाए, हथियारों को रिडक्शन किया जाए, उस प्रक्रिया को झटका लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को कमज़ोर कर दिया गया। उसका मंच दोनों महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। अभी हमने देखा कारण में भी कि सोवियत संघ द्वारा जो वीटो पावर है उसका ज़बरदस्त दुरुपयोग किया गया। जब भी होता वीटो पावर लगा देता और प्रस्ताव को रोक देता। दोनों देशों में आर्थिक विकास और जन कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मान के चलिए आप जब युद्ध की परिस्थितियां बन जाती है तो सारा ध्यान सेना मजबूत करने, हथियारों का अधिकाधिक जमावड़ा करने में खर्च होने लगता है, तो फिर पैसा बचता नहीं है जन कल्याण और आर्थिक विकास के कार्यों के लिए। धन का अपव्यय सैन्य शक्ति बढ़ाने में होने लगता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन
नव उपनिवेशवाद और राष्ट्रीय आंदोलन के, ये इसका थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ पॉइंट भी है। नेम जैसा गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी उभरा, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। ये उन देशों का संगठन था जो दोनों ही पक्षों की तरफ नहीं थे, यानी जो अलग हैं, न रूस की तरफ उनका झुकाव था न अमेरिका की तरफ झुकाव था। ऐसे कुछ देश हुए, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन नामक संगठन बनाया। राष्ट्रीय आंदोलन के भी विकास में मदद मिली इसके कारण से। और नव उपनिवेशवाद का जो तरीका है उसका एक नया रूप है। 1991 के जो उदारीकरण है उसको ये शब्द दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण हो गया। यंत्रीकरण का अर्थ समझे, यानी यंत्रीकरण का अर्थ है कि या तो आप मेरे पक्ष में हो या फिर आप मेरे विरोधी हो, यानी आप तटस्थ नहीं हो। या तो आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ नहीं है, भले ही आप किसी के साथ नहीं है, फिर भी मैं आपको मानूंगा कि आप तो हमारे विरोधी हो। ये कंसेप्ट भी चालू हो गई। लेकिन शीत युद्ध के कुछ सकारात्मक परिणाम भी आए, अच्छे परिणाम भी आए। जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आपको बताया, उसको प्रेरणा मिली। तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिला, यानी हर देश जो चाहता था, हर गुट चाहता था कि उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो दूसरे के मुकाबले, ताकि वो शक्तिशाली बने। तो टेक्नोलॉजी का विकास भी हुआ। यथार्थवादी राजनीति का प्रारंभ हुआ। यथार्थवादी राजनीति में हित को वरीयता दी जाती है कि हित पूर्ण करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार होता है, तो उसको प्रेरणा। इससे पहले आदर्शवादी राजनीति के अच्छा समझा जाता था, एक देश द्वारा दूसरे देश को, वो राजनीति थी। उसके स्थान पर यथार्थवादी राजनीति का प्रारंभ हुआ है। यूएनओ में निर्णयन शक्ति का स्थानांतरण सुरक्षा परिषद से अब किसको हो गया? महासभा को। सुरक्षा परिषद ज़्यादातर निर्णय करती है, अब भी करती है, लेकिन धीरे धीरे जो है महासभा, जो जनरल असेंबली है और जिसके सभी देश सदस्य होते हैं, उसको निर्णयन शक्ति का ट्रांसफ़र हो गया। और शक्ति संतुलन की स्थापना आदि। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो पॉजिटिव पॉइंट कहे जा सकते हैं। नव शीत युद्ध के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। हम जानते हैं 1979 में अफ़गानिस्तान संकट से ये शुरू हुआ। अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर की सेना गई, वहाँ से स्टार्ट हुआ और 89 तक यह चला। शीत युद्ध का एक फेज़ है ये। और इसकी विशेषताएं हैं, जैसा कि दो विशेषताएं तो हमने अभी देखी। एक तो था स्टार वार, अंतरिक्ष में मिसाइलों की तैनाती, और एक था युद्ध का क्षेत्र अब कौन से देश बन गए? विकासशील देश, जैसे अफगानिस्तान। इसके अलावा ये विचारधारा रहित था। विचारधारा यानी साम्यवाद और पूंजीवाद की विचारधारा थोड़ी सी धूमिल हो गई थी, यानी कोई किसी भी तरफ हो सकता था। उदाहरण के रूप में चीन जो एक साम्यवादी देश था, लेकिन अमेरिका के गुट में शामिल हो गया। अब चीन को होना चाहिए विचारधारा के आधार पर तो सोवियत संघ के गुट में, लेकिन अमेरिका के गुट में शामिल हो गया। शीत युद्ध समाप्त होने के कारण, शीत युद्ध क्यों समाप्त हो गया, इसके भी कारण है कुछ। एक तो था मिखाइल गोर्बाचोव, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उनका व्यक्तित्व और नीतियाँ, वो थोड़ा सा ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि जो है वो चाहते थे कि शीत युद्ध समाप्त हो, और उन्होंने ऐसी नीतियाँ भी बनाई कि शीत युद्ध से जो है समाप्ति की तरफ सोवियत संघ बढ़े। तो लौह आवरण की दीवार तोड़ना, यानी ये साम्यवादी देशों की पहचान होती है कि वो अंदर उनकी क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया को पता नहीं चलता है, तो छुपा के रखते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने बदला। प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने वाली जो संधि, मिसाइलें नष्ट करने वाली संधि थी, उन पे भी उन्होंने हस्ताक्षर किए। हथियार और सेना में उन्होंने कहा कि हम कमी करेंगे। नवीन आर्थिक उदार नीतियाँ, जैसा कि अभी हमने देखा ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये नीतियाँ अपनाई रूस ने, उदार नीतियाँ थी। वारसा पैक्ट को भी इन्होंने भंग कर दिया। और पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो साम्यवादी प्रभाव में थे, उनको भी उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हो और आप लोकतंत्र की स्थापना करो। तो मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियाँ और व्यक्तित्व के कारण कुल मिला के शीत युद्ध में बहुत कमी आई। आगे देखिए, सोवियत संघ की कुछ मजबूरियां भी थी। अभी हमने देखा कि शस्त्रों की होड़ के कारण बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था सोवियत संघ।
तो शीत युद्ध में हथियारों की होड़ करने से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उसके यहाँ उत्पादक गतिविधियाँ और कृषि कार्य ठप हो गए। तो फिर मजबूरी थी कि जो युद्ध आपको बर्बाद कर रहा है, आप उस युद्ध से पीछे हट जाओ। फिर था सोवियत संघ का बिखराव हो गया। सोवियत संघ मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया ठीक 91 में। और उसके बाद सोवियत संघ में जो है मांग उठी, विद्रोह होने लगा, आंदोलन होने लगे कि जो है कुछ देश सोवियत संघ से अलग होना चाहते हैं और 15 स्वतंत्र गणराज्यों में सोवियत संघ विभक्त हो गया। तो जब देश के टुकड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से देश कमज़ोर हो जाता है। फिर लास्ट है सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा साम्यवादी मॉडल के, खुद सोवियत संघ ने भी और पूर्वी यूरोप के देश अभी देखा अपन ने कि साम्यवाद के स्थान पर वहाँ बहुदलीय लोकतंत्र और बाजारीकृत अर्थव्यवस्था, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो वर्चस्व होता है सरकारी क्षेत्र का, उसको हटा के बाजार का वर्चस्व स्थापित करना, जैसे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों में है, वैसा इन्होंने मॉडल अपना लिया। लोकतंत्र भी बहुदलीय यानी ज़्यादा दलों वाला, एक दलीय नहीं। तो इस प्रकार से ये जो मॉडल इन्होंने अपनाए और उसका सीधा साधा परिणाम ये निकला कि 16 दिसंबर को जो है ये दिसंबर 1991 में कुल मिला के युद्ध एक प्रकार से समाप्त हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए इसको, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।